पिछले 3 दिहाइयों में ये 12 से ज़्यादा प्रोग्राम हम कर चुके हैं। ना उनने कुछ सीखा ना हमने कुछ सीखा। मसले हमारे थे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारा मसला हल करें। वी नाउ हैव 68 विदहोल्डिंग टैक्सेस। फेडरल गवर्नमेंट 43 डिवीजन है, नदीम वगैरह ने बात की कि जी 13 होने चाहिए, और मेरा अपना एस्टिमेट भी है कि 2/3 खत्म हो जानी चाहिए। जिस मुल्क में आईएमएफ ये कहती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस 62% है, मैं आईएमएफ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इस मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस 90% है, 10% सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस हैं। टैक्स जो है इन्वेस्टमेंट को रोकता है, टैक्स जो है वो ग्रोथ को रोकता है, पर हम टैक्स के फेवर में, हम ग्रोथ के फेवर में नहीं है। हम ये नहीं कहते साले चलो इनफॉर्मल सेक्टर बढ़े यार, कंपनी तो ग्रो करे। ये कहना कि कर्जा बढ़ गया तो टैक्स इकट्ठा करो, कर्जा बढ़ाया किसने था? जिन्होंने बढ़ाया था उनको लाइन हाजिर करो, उनको पूछो। डीरेगुलेट ऐसे करें कि कोई पूछगिछ ना हो, जो आपने करना है करें, इन्वेस्ट करें। खोखा लगाना है खोखे लगवाएं। हमने खोखे लगवाए थे G11 में, सरकार ने तोड़ दिए। क्रिकेट के बारे में सबको ख्याल आ जाता है कि यार ये बैट्समैन होना चाहिए, ये बॉलर होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू कम्पीट ग्लोबली। नेशंस आल्सो हैव टू कम्पीट ग्लोबली। वहाँ पे ये आ जाता है, ये हमारे महल्ले का है, इसके बाद 10,000 वोट है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये साड़ी पार्टी का बंदा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। आईएमएफ आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। आईएमएफ प्रोग्राम 24वां होने जा रहा है। आप जो बच्चे हैं, आपकी जिंदगियों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आईएमएफ प्रोग्राम जुड़ी हुई है। आईएमएफ प्रोग्राम क्या होता है, यहां से शुरू करते हैं। शायद साहब आप पहले जरा आईएमएफ प्रोग्राम का थोड़ा ब्रीफ कर दें, और पिछले जो आईएमएफ प्रोग्राम शायद कारदार साहब बैठे हुए हैं यहाँ, सब जानते हैं। एक्स गवर्नर, स्टेट बैंक, वाइस चांसलर बीकन हाउस, वन ऑफ अ फेमस इकोनॉमिस्ट। तो शायद साहब शुरू करेंगे, पहले हमें बताएंगे। अच्छा फोक्स प्लीज कीप क्वाइट, हेलो, जरा सुन लें, बातें करने के बड़े मौके हैं बाद में। ये अभी बताएंगे आपको कि आईएमएफ प्रोग्राम क्या है, और 24 प्रोग्राम हम क्यों कर चुके हैं और क्यों फेल कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके जाएंगे। बड़ी मुख्तसर बात करनी है, नमाजी की बात करनी है, अपनी जिंदगी की फ्यूचर की, जो अगला आईएमएफ प्रोग्राम आ रहा है। जी शायद साहब। अच्छा, बड़ी नवाजिश। गुजारिश ये है कि हम ये आईएमएफ के हवाले से 2-3 बातें बुनियादी मैं करना चाहता हूँ। पिछले 3 दिहाइयों में ये 12 से ज़्यादा प्रोग्राम हम कर चुके हैं। ना उनने कुछ सीखा ना हमने कुछ सीखा, और उसकी वजह बुनियादी ये रही है कि हम हर कुछ साल बाद को मसले में फंस जाते थे, भागे भागे उनके दरवाजे पे जाते थे, हमें वो कुछ पैसे दे देते थे, कुछ अरसे के लिए पैसे आ जाते थे, थोड़ी सी सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाती थी, इस्तेहकाम आ जाता था, और वो उसके बाद वी वुड गो बैक टू व्हाट आई कॉल्ड अ मेरी वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। और वो फिर वही हमें उसी किस्म के मसले और इवेंचुअली हुआ यह कि at no time did we address any of the fundamental weaknesses जिसका सुबह से जिक्र हो रहा है, और उस पर मैं आ जाऊंगा 1 मिनट के बाद। So even the fund programs really gave not even lip service to reform. They were doing essentially जिसको हम बेसिक अकाउंटिंग एक्सरसाइज कहते हैं, शबर बैठा हुआ है, हमारे दोस्त नदीमुल हक साहब कहते हैं अरिथमेटिक एक्सरसाइज। और वो ये थी क्या कि ये तुम्हारा आमदन है, ये तुम्हारा खर्चा है। उनकी बलास है कि खर्चा कैसे पूरा होता है और क्या होता है। और ये भी एक बुनियादी मसले हमारे थे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारा मसला हल करें। हमारा जो घर है, जो हमसे चल नहीं रहा, उस घर को ठीक करें, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। तो वो सिर्फ एक बेसिक अकाउंटिंग एक्सरसाइज करते रहे, और खुदा गवाह है कि किसी को नहीं पता था कि हमारी जो लाइबिलिटीज जिसको हम कहते हैं वो कितनी थी। हम क्योंकि थोड़ी सी अकाउंटिंग बैकग्राउंड भी है मेरी और शबर की, तो वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम खुदा जानता है, किसी को नहीं पता कि एक्चुअली लाइबिलिटीज कितनी है। दे वर ऑल डूइंग a cash based exercise or to achieve
एन ऑब्जेक्टिव। और उसमें हुआ क्या कि वो जो ढांचा टैक्स का जिसका सुबह से बात हो रही है इतना पेचीदा बन गया, और आईएमएफ जिसकी कोर कॉम्पिटेंस थी फिस्कल साइड, उन लोगों ने उस ढांचे को कुछ नहीं कहा। और मिसाल के तौर पे आपके सामने जिक्र कर देता हूँ 2-3 चीज़ों का जल्दी से। हमारा टैक्स का निज़ाम क्या बना, कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाएंगे, हैं जी, उसके बाद हमने कहा जी डीम्ड इनकम लगा देंगे, सुपर टैक्स लगा देंगे, टर्नओवर टैक्स लगा देंगे, ठीक है जी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देंगे। एंड दिस वाज एन आईएमएफ जिनके उनके अपने आर्टिकल्स को ट्रांसग्रेशन हो रही थी, उनके अपने आर्टिकल्स जो थे वो की वायलेशन हो रही थी, और वो दूसरी तरफ देख रहे थे। और उसमें हुआ क्या कि वी नाउ हैव 68 विदहोल्डिंग टैक्सेस, 68 विदहोल्डिंग टैक्सेस। और हमें याद कराएगा 54% ऑफ द इनकम्स कम्स फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटीज, जो आईएमएफ हमें खुद कहता है, करता कुछ नहीं है, कि यार तुम्हारा जो टैरिफ का निज़ाम है बड़ा पेचीदा है और इंपोर्ट ड्यूटियां कम होनी चाहिए। विदहोल्डिंग टैक्सेस 70% आमदन डायरेक्ट टैक्सेस की वहाँ से आती है, और उसमें से सिर्फ 23 ऐसे हैं जो 95% आमदन वहाँ से आती है। उसके बावजूद 68 विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, 23 इसकी वजह से। आईएमएफ का प्रोग्राम बड़ा सादा है कि यार बात यह है कि हमारे पैसे यहाँ लगे हुए हैं, हमने किसी तरह वापस लेने हैं, और दूसरा ये कि हमने प्रोटेक्शन देनी है दूसरे मल्टीलैटरल्स को, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, और वो जो कमर्शियल बैंक वेस्ट के हैं, मगरबी कमर्शियल बैंक, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो 24वां प्रोग्राम भी सिर्फ इसी हवाले से आएगा कि यार क्या तरीक़ाकार है कि इनके हम सब के पैसे वापस आ जाएं। और उसको एक ही तरीका है, वो खर्चों की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं यार बात यह है कि या आमदन बढ़ा लो या टूटी और बंद कर लें, ठीक है। सो दे विल बी एन ऑस्टेरिटी प्रोग्राम, जिसकी जिक्र नदीम हक साहब ने भी पहले की। और मैं इसलिए क्यों इसकी तरफ कर, यहाँ बात हो रही है हुजूम ऑफ हुकूमत, और इसकी मैं 2 छोटी सी मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि अब 2 चीज़ें जिसकी वजह से ये निज़ाम को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। पहली बात ये कि ये जो प्रेडिटरी ब्लोटेड रियासती स्ट्रक्चर है, इसको छोटा किए बगैर, क्योंकि वो आपको हिलने नहीं देता, जिसकी वो रेगुलेशन की बात, वो हिलने नहीं देता, कारोबार नहीं करने देता। और वो फिर जो दूसरी बात, और उसकी तरफ शब्बर ने भी जिक्र किया, वो जो इंटरेस्ट क्रिएट करता है फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। आपने रॉन्टियर स्ट्रक्चर बना के उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, तो ये निज़ाम अगर इस तरह तब्दील ना हुआ, ये जो इसका जो बोझ है इस हुजूम का, ये अब मईशत और ये माशरा उठा नहीं सकता। तो इसको तब्दील किए बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। ये बात मैं और उसकी थोड़ी सी बात कर दूं, 2 मिसालें दे दूं। फेडरल गवर्नमेंट 43 डिवीजन है, नदीम वगैरह ने बात की कि जी 13 होने चाहिए, और मेरा अपना एस्टिमेट भी है कि 2/3 ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरा ये कि सूबों की बात नहीं हुई। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब में था, वज़ीर ख़जाना, तो 22 डिपार्टमेंट थे सन 2000 में, और मैं उस ज़माने में लिखा, मैं 7 डिपार्टमेंट्स का मिनिस्टर था कि 22 की जगह सिर्फ 14 रह जाने चाहिए। आज 48 है, आज 48 है पंजाब में। सो ये जो हुजम है, वो बात हो रही थी कि उनको तनख्वाहें बेहतर दी जाएं, और भाई मेरे इतने बड़े हुजम की तनख्वाहें उस तरह नहीं दी जा सकती। पहले आप उसको कुछ कम करेंगे तो फिर आगे होगी। फिर आप देखें कि हमने ये जो निज़ाम बनाया है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की, लोगों ने बात की। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का हाल ये है कि इस वक्त सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, 1500 प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं,
उनको ख़त्म करने के लिए 14 साल लगेंगे, 14 साल लगेंगे वो 1500 प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। और 10 ट्रिलियन का गैप है, हाँ? 10 ट्रिलियन का गैप है। हाँ, 10 ट्रिलियन का गैप है। और मैं इसलिए इसका मतलब है कि वो जो अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स होंगे। अब छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो था 2007-8 में, ये शायद महमूद यहाँ नहीं है, उनका डेटा मैंने लिया हुआ है। 2007-8 में 85 अरब रुपए में ठेका हुआ था, 85 अरब रुपए में ठेका हुआ। सन 2022 में जो अभी तक चल नहीं रहा, सन 2022 तक 540 अरब लग चुका है। सो आपने ये जो निज़ाम एडीपी का बना हुआ वो भी इसी हवाले से है कि ठेकेदारों ने, ब्यूरोक्रेट ने और सियासतदानों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किए हुए। कोई किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि इसका इम्पैक्ट क्या है, आउटकम क्या है, सेटिस्फैक्ट्री इम्पैक्ट है या नहीं है। इस पर कोई काम ना हुआ है ना कभी होगा। सो ये जितनी देर तक इस निज़ाम को ना देखा जाए, विच ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट पॉइंट कि यार ये जो फुटप्रिंट ऑफ गवर्नमेंट है, ये रियासत का जो है, ये कम किए बगैर आगे नहीं चलता। फिर गवर्नेंस की बात वो मैंने एक हवाले से बता दी। गवर्नेंस का आपके सामने ही है, आईपीपीज का जिक्र हुआ। दुनिया में कैपेसिटी पेमेंट जो है इस वक्त 30 से 35% होती है कॉस्ट की। हमारे यहाँ कैपेसिटी पेमेंट 72 से लेके शायद साहब एक छोटा सा यहाँ इंटरप्ट कर दूं। हम अभी खबर आई है कि हम चीन से 17 बिलियन के और पावर प्रोजेक्ट्स मांग रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स में। पर ये लोग तो सोए हुए हैं, कौम तो सोई हुई है, कैपेसिटी पेमेंट्स उनके सिर पे लगा दो, खत्म हो गई बात। तो मेहताब साहब आ गए माशाल्लाह, हमारे बड़े तकड़े रिपोर्टर हैं। मेहताब साहब बताइए, ये अभी एक वेबिनार एक अभी हुआ था, डिबेट ऑन टैक्सेस। मेरा ख्याल है जब इस मुल्क की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पता चलेगा कि हमने 75 साल टैक्स 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 के अलावा कुछ नहीं किया, और टैक्स ने इस मुल्क का पूरा निज़ाम तोड़ दिया है, ट्रस्ट तोड़ दिया है, सब कुछ तोड़ दिया। IMF कहती है और टैक्स लगाओ। हम टैक्स कितना दे सकते हैं? मेरा तो ख्याल है 9 ट्रिलियन से ऊपर टैक्स आ ही नहीं सकता इस मुल्क में। ये स्टूपिड बात है, बार बार टैक्स। आप जर्नलिस्ट भी IMF की तालियां बजाते हैं कि टैक्स और लगाओ, टैक्स और लगाओ। मुझे प्लीज बताइए कितना टैक्स दे सकते हैं? आप कहते हैं हम 20, 30, 40 ट्रिलियन टैक्स दे सकते हैं, क्या ये दे सकते हैं हम? हो सकता है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। जरा मुख्तसर बात रखिए और डिबेट चलाएं। बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा सर। देखिए बुनियादी मसला ये है इस टाइम, इसलिए भी यहाँ पे ये बात करनी ज़रूरी है कि देखिए आज मुझे जर्नलिज्म करते हुए 30 साल हो गए। 30 साल पहले आपके पास मैनूवरिंग की स्पेस मौजूद थी, आप विंडो ड्रेसिंग करते थे, आप IMF के साथ भी 1 और 2 ट्रांच कंट्री के तौर पे मशहूर थे और मामलात चला लेते थे विंडो ड्रेसिंग के ज़रिए, पैच वर्क के ज़रिए। अभी जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है डॉक्टर साहब वो ये है कि वो जो मैनूवरिंग की स्पेस थी वो ख़त्म हो रही है, और ये बड़ी ही अलार्मिंग बात है। देखिए 2 इश्यूज़ हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, पर यहाँ थोड़ा सा मैं डिसएग्री कर लूँ। जी सर। ये आप कह रहे हैं कि हमें चालाकी की स्पेस थी। हम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, हम सारे लोग अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं। क्लास में चीटिंग करनी, ये करना। हुकूमत भी बड़ी चालाक है कि चीन से ले आओ, सऊदी अरेबिया से ले आओ, और भाई ये चालाकियां आप कहते हैं हमारी स्पेस खत्म हो गई। हमारे यहाँ ये करने का देखिए तरक्की का राज ये या चालाकी कर लो या खुशामद कर लो। मैंने तो यही देखा है कि यहाँ पे ऐसे ही है। डॉक्टर साहब अगर मुझे 1 मिनट आर्गूमेंट पूरा मुकम्मल करने दे तो मैं आपकी, देखिए मसला ये है, मुझे तो इस मुल्क में आज तक कोई बंदा सादा नहीं मिला। इस मुल्क में हम सारे होशियार हैं, और उस होशियारी के नतीजे में मुल्क पीछे जा रहे हैं, हम सारे आगे निकल रहे हैं। मैं इकोनॉमिस्ट को ब्लेम करूंगा, इकोनॉमिस्ट जर्नलिस्ट को करेंगे, जर्नलिस्ट फौजियों को करेंगे, फौजी उनको करेंगे, क्या नाम है, जजेस को, जजेस पार्लियामेंटेरियंस को करेंगे। हम सारे एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। वैसे हैं हम सारे होशियार, हम में से सादा कोई भी नहीं है। मसला यही है कि आप ये देखें कि वो मैनूवरिंग की स्पेस खत्म होने के नतीजे में 2 इश्यूज ऐसे हैं जो इस मुल्क की सर्वाइवल का इशू है। मैं पॉलिटिकल सतह पे बात नहीं करता, फिर आपके पर जलने शुरू हो जाते हैं, आप मुझे रोक देंगे।
उसको चले छोड़े, मैं प्रैक्टिकल जो बात है वो उस पर आ जाता हूं। एक सर, इस मुल्क का पावर सेक्टर, या ये मुल्क रहेगा या पावर सेक्टर रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, इस अंदाज में नहीं चल सकते। और दूसरा, ये जो टैक्स का निज़ाम है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। मसलन आप कहते हैं जी 9 ट्रिलियन से ज़्यादा टैक्स नहीं हो सकता। जिस मुल्क में IMF ये कहती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस 62% है, मैं IMF से बिल्कुल इतफाक नहीं करता। इस मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस 90% है, 10% सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस हैं। वहां पे आप मुझे ये बताएं ना, अभी मुझे IMF की प्रिस्क्रिप्शन से क्या इख्लाफ है? अभी आप देख लीजिएगा, सबसे बड़ा जो वो करके गए हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन, वो GST के अंदर करके गए हैं। और मैं उन लोगों का नहीं हूं कि GST में जहां पे आपने इतने सारे, कहीं पे 5% है, कहीं पे 8% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 18% है, वो बिल्कुल सीधी बात करके गए हैं और वो कह के गए हैं जी यूनिफॉर्मिटी लेकर आए, इसके अंदर स्टैंडर्ड रेट लेकर आए। एक तो ये मसला है, मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो। मैं तो आप सब एक छोटी सी बात में एक मिनट आगे जी जी बताइए। और दूसरा सर, एक्सपेंडिचर साइड पे अभी मैं तो ये लाइबिलिटीज की बात कर रहे थे। आप मुझे बताएं, इसमें क्या IMF गलत कह रहा है कि आप पेंशन की, SOEs की, सब्सिडीज की बताएं आइंदा 5 to 10 ईयर्स में क्या डाउन द लाइन जो है वो लाइबिलिटीज आपकी? मैं इसका सिर्फ जवाब देता पेंशन हूं। की 10 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा की है। मैं आपको जवाब देता हूं इसका। जी सर। देखिए, इकोनॉमिक डिस्कशन जिस मुल्क में जाता हूं, जब टीवी देखता हूं, सब कुछ टैक्स 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 होता है। टैक्स करो, टैक्स करो। ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट का एक लफ्ज नहीं कभी मैंने सुना टीवी पे या कहीं भी। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये साले सारी जिंदगी माशाल्लाह खैरात मांगते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, इनको नौकरी नहीं हमने देनी। इस वक्त बच्चे हैं यहां इस मुल्क में 122 मिलियन किड्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करनी, हमने कहा टैक्स लेना है, टैक्स लेना है। ये भी दुनिया में प्रूवन है, टैक्स जो है इन्वेस्टमेंट को रोकता है, टैक्स जो है वो ग्रोथ को रोकता है। पर हम टैक्स के फेवर में, हम ग्रोथ के फेवर में नहीं है। हम ये नहीं कहते साले चलो इनफॉर्मल सेक्टर बढ़े यार, कंपनी तो ग्रो करे। शब्बर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, अथर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। मुझे बताएं टैक्स, मैं कहता हूँ टैक्स GDP रेशो हमारा 50% है, मुझे चैलेंज करें, चले मैं बताता हूँ कैसे 50% है। 10% तो आप कलेक्ट कर रहे हैं, चले ठीक है, 10% कलेक्ट कर रहे हैं, 50% आप रेगुलेशन के जरिए ले रहे हैं, ठीक है। जब आप वीट खरीदते हैं, जब आप बिजली का निज़ाम बेड़ा गर्क करते हैं, तो ये टैक्स ही है ना भाई, और क्या है? तो ये टैक्स ही हमारे ऊपर। बिजली का जब आप निज़ाम गंदा रखते हैं तो मेरे ऊपर टैक्स ही है ना, चाहे दूसरे तरीके, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। जब आप मुझे कुछ बनाने नहीं देते, सारा F6 F7 F8 सब सरकारी घर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे पास फड़को ना। इस वक्त हालात ये हैं कि आप इस्लामाबाद में फिर नहीं सकते, आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 जगह परमिशन लेनी पड़ती हैं। ये बीच में लगाया हमारा टैक्स GDP रेशियो 60% है। मैं IMF को इसलिए ब्लेम करता हूँ कि IMF इसको देखता नहीं है। IMF ये नहीं कहता भाई ग्रोथ को इंक्रीज करो, भाई हमें टैक्स GDP रेशियो बाद में आएगा। ये मुल्क टूट जाएगा अगर हमारी ग्रोथ रेट 8% नहीं, हमने हिसाब लगाया 8% ना हुई। दूसरा ये कहना कि कर्जा बढ़ गया तो टैक्स इकट्ठा करो, कर्जा बढ़ाया किसने था? जिन्होंने बढ़ाया था उनको लाइन हाजिर करो, उनको पूछो कि सड़कें क्यों बनी हैं, उनको पूछो कि IPPs क्यों लगे हैं। आप जर्नलिस्ट अपना काम नहीं करते, हमारे ऊपर आ जाते टैक्स दो। ठीक है सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में जो प्रॉब्लम है सर वो इलीट कैप्चर का है। इलीट कैप्चर ने इस मुल्क का वाकई, जो मैं बुनियादी बात कर रहा था और जो मेरा आर्गूमेंट है कि वो मैन्यूवरिंग की जो स्पेस है, जिसको हम होशियारी कहते हैं आप, वो होशियारी की स्पेस जो है वो खत्म कर दी है। आपकी बातों से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखिए, बुनियादी मसला ये है कि मुझे ये बताएं कि आपने IPPs लगाए, कैपेसिटी रीपेमेंट्स के एग्रीमेंट्स किए, आप जिनको क्रिटिसाइज करते थे 95-96 की जो 94 की जो पॉलिसी थी पावर की, उसी के तहत आपने IPPs चाइनीज के लगा दिए। अब चाइनीज का जो इस टाइम सर उसमें मैं आपको बताऊं, एक जो है वो ग्वादर का है 300 मेगावाट का, एक वो आज़ाद पतन का हाइड्रो पावर है, और एक कोहाला का प्रोजेक्ट है, और वो 6 से 8 साल बाद कंप्लीट होंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि मुझे ये बताएं, मुझे तो आज का इशू है कि ये जो आपकी कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं अगले साल 2.8 ट्रिलियन हो जाएगी, अभी 2.1 ट्रिलियन थी इस साल। आप इस टाइम
मैं लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, मुझे कहने दें ये बात। आप सोलर पे जाएं, ऑफ ग्रिड जाएं, आप ऑन ग्रिड जाएंगे, आपका कोई हाल नहीं रहेगा। आपके पास कोई, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सोलर लगवाएं लेकिन ऑफ ग्रिड रहें, क्योंकि अगर वो ऑन ग्रिड हुए और नेट मीटरिंग की तरफ गए तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, हम जर्नलिस्ट भी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन असल मसला लीड कैप्चर का है। आप हमें कहते हैं पंचिंग पैड जो है पॉलिटिशियंस है, क्योंकि आसान है ना, हमारे लिए भी आसान है, बचत भी है, बस नौकरी शोकरी करें और आराम से सड़क के निकल जाएं। प्रॉब्लम है इनकी बुनियादी रिफॉर्म्स ठीक नहीं होंगी, पार्लियामेंट की भी जरूरी है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं सबसे पहले उनकी रिफॉर्म जरूरी है। अच्छा जी, एक सेकंड, और मीडिया भी उसमें शामिल है। बिल्कुल ठीक, इसमें एक सेकंड आ जाए। मीडिया में फॉर एग्जांपल हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपको पैसे क्यों देती है? कल कायरा साहब से बात करेंगे। आप लोगों के जर्नलिस्ट के प्लॉट्स क्यों हैं ये बताएं। हमें तो एकेडमिक्स कोई प्लॉट, इकोनॉमिक्स का कोई प्लॉट नहीं है, जर्नलिस्ट प्लॉट लेते हैं, बताइए जी। अकाउंटेंट्स भी मेरा ख्याल प्लॉट लेते हैं। ये तमाशा क्या है इस मुल्क में, सारे प्लॉट ले रहे हैं और फिर कहते हैं रियल एस्टेट गंदा है। सारे प्लॉट ले रहे हैं फिर रियल एस्टेट गंदा है। ठीक है, आप लोग ना प्लॉट लें, आप अपने हलाल के पैसे से प्लॉट लेंगे, गड़बड़ है। पर हराम से प्लॉट मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। उसको जर्नलिस्ट सलाम करते हैं, हाँ जी हमें भी प्लॉट मिल गए, क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं एक और तरफ जाना चाहता हूँ, छोड़े वो बाद में बात करेंगे। एक मिनट बोलने तो देना सर। देखिए, बुनियादी तौर पे आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन एक पॉलिसी बनवाएं, सबके प्लॉट्स कैंसिल करें, ब्यूरोक्रेट्स के भी करें, जजेस की भी करें, फौजियों के भी करें, साफियों के भी करें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के सिर्फ हम जर्नलिस्ट जो हैं वो अब्दुस्तारीदी बन जाए। सर जी, पॉइंट ये है कि ये जो बच्चे बैठे हुए ना, ये भी सारे ग्रेड 17 के ताक में हैं, ये भी कहते हैं हमें प्लॉट मिल जाए। आपने अगली नस्ल का भी बेड़ा गर्क कर दिया, वो मेहनत नहीं करना चाहती, वो प्लॉट लेना चाहती है, ये मसला है। पर चलें, इससे हटे। शायद साहब आपके ऊपर मैं एक सवाल डाल रहा हूँ, बड़ी मजेदार। अगला फंड प्रोग्राम निगोशिएट हो रहा है, फंड टीम कल गई है, वापस आने लगी है 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में, क्या या जुलाई में शायद। प्रोग्राम तो होना ही है, कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन हमारा होना है, ऑपरेशन पक्का तैयार है, एनेस्थेटिक लग गया है, हम तैयार हैं, ऑपरेशन टेबल भी लेटे हो, हमें काटना है। आप खुदा के वास्ते बताइए आपकी मर्जी क्या है, फंड प्रोग्राम क्या हो। देखिए, करना वाली बातें 2-3 जो बुनियादी हैं, जो टैक्स के हवाले से भी बात हो रही थी कि यार ये टैक्स जो हम लगाएंगे, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ये टैक्स इज फाइनेंसिंग व्हाट, वी नीड टू बी मच क्लियरर। और इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये बातें हो रही हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, प्राइवेटाइजेशन की। यकीन माने द वास्ट मेजॉरिटी हैव टू बी क्लोज्ड डाउन, दे हैव टू बी वाउंड अप, लिक्विडेटेड। इसके अलावा कोई हल नहीं है। सो वो जो बात है ना, फंड वाले आएंगे, आपको भी मुझसे बेहतर पता है, वो कहेंगे यार खर्चा कम कर लो, हम कहेंगे पीएसडीपी का कम कर दो, ठीक है। उसके अलावा बाकी इदारे जो चलने के लिए पैसे चाहिए, जिसको हम नॉन सैलरी खर्चा कहते हैं कि यार बिजली के बिल देने हैं, फलां देने हैं, वो तो उनके लिए वो कहेंगे उसके लिए पैसे नहीं है, वो फिर लाइबिलिटीज में बिल्ड हो। असल मसला वही होगा कि वो जो वेज वाला पार्ट है, द सैलरी पार्ट विल बी लेफ्ट एज इट इज। सो वी नीड टू बी, हाँ, वो जितनी देर तक वो वाली बात ना कर, ना फंड इंटरेस्टेड है, ना वो बात करेंगे रेगुलेशन की, अपॉर्चुनिटीज की। यार तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितनी देर तक मेरा प्रोग्राम, मैं हूँ, पहले बात हुजूम को कम करूँगा। किसी ने आज बात की कि नहीं खर्चे कम नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ भाई द मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैव टू बी एडजस्टेड। सो पहले तो आप उसका हुजूम कम करके, ये बात नहीं है कि रेवेन्यू से शुरू हो, मैं इधर से शुरू होना चाहता हूँ, खर्चे वाली साइड से, और उसको ठीक किया जाए। दूसरा, पेंशन वाली साइड को ठीक करनी है कि वो जो स्ट्रक्चर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स का, वो फौज में भी है। तो वो जितनी देर तक इस हुजूम को, ये बोझ नहीं हम उठा सकते। अब ये जो प्रेडेटरी स्टेट स्ट्रक्चर है, जिसने ये रॉन्टियर सिस्टम बनाया हुआ, फिर मैं आ रहा हूँ उसी पे, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो पहले आप ये रॉन्टियर वाला पार्ट जो है ना वो खत्म करें, रेगुलेशन वाला पार्ट खत्म करें, लोगों के लिए मौके पैदा करें। जितनी देर तक मौके पैदा नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होने लगी। आप हिलने नहीं देते किसी को, और आपकी अपनी स्टडी भी यही है।
आप किसी को हिलने नहीं। इजाजतों का हाल ये है कि कल मुझे कोई बता रहा नहीं, था, पर देखें ना, वो अगर जो सेठ है वो आके प्राइस फिक्सिंग भी तो करता है ना, वो आके मार्केट में भी तो इंटरफेयर करता है, आड़ती भी तो ज्यादा पैसे लेता है। इस मुल्क का निजाम नहीं, पर बिगड़ा हुआ है, आप- बताइए। नहीं, पर आप जितनी देर तक एनवायरनमेंट कंपेटिटिव नहीं बनाएंगे, आप खोल देना सबके लिए, आप इजाजतें खत्म कर नहीं, दें, उसमें देखते डेंजर बड़ा है ना, उसमें डेंजर बड़ा है, हैं? डेंजर बड़ा है। किस चीज का मार्केट danger? आके ये लोग हमारे से नफा नहीं, नहीं, ज्यादा ये लेंगे, घबराएंगे। बेड़ा गर्क कर देंगे हमारा, क्या है उसका बताएं। नहीं, वो हमारे यहाँ ये बहस चलती रहेगी। गुजारिश सिर्फ ये है कि आप जितनी देर तक इसको खोलेंगे नहीं, जितनी देर तक खोलेंगे नहीं, लोगों को मौके पैदा नहीं होंगे तो बात आगे नहीं चलेगी। मौके पैदा होंगे। आपने अगर मार्केट को अगर इस तरह खोल दिया कि जी सिर्फ 2 बंदे होंगे मार्केट में, जैसे आपने ये वॉलंटियर्स बना के किए हैं, गाड़ी वाले ये वो, आप खोल देना। आप गाड़ी वालों को इधर आप देखें ना, आपने गाड़ी वालों को सिर्फ इतना किया है कि 10 साल पुरानी गाड़ी आती है तो वो कहते हैं हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। आप ये जरा खोल दें ना, सीमेंट वाले को खोल दें, कार्टेल ना बनने में खोल दें, ये जो चीनी के कारोबार वाले खोल दें ना। आप ये निज़ाम अगर खोल देंगे, ये इंपोर्ट ड्यूटियां कम कर देंगे, एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट आ जाएगी और तब्दीली आएगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये तब्दील, इनको बीच में से निकाल दें ब्यूरोक्रेट्स की इजाज़तों को। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। परसों मुझे किसी ने कहा कि फुटबॉल की टीम सऊदी अरेबिया, औरतों की फुटबॉल टीम ने सऊदी अरेबिया जाने, सऊदी अरेबिया ने बुलाया, उनको पैसे भी दे रहे हैं, टिकट भी दे रहे हैं और उनको वीज़े भी दे दिए। उनकी इजाज़त चाहिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से और इंटीरियर मिनिस्ट्री से। जहाँ जाना है उन्हें वीज़े दे दिए, उन दोनों ने पैसे मांग लिए उनसे। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम औरतों, कारोबार की बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ आपने ये जितनी देर तक इस निज़ाम को ठीक अच्छा, नहीं ये क्या करेंगे, करेंगे? IPPs की बिजली बात का, करें, एक सेकंड बिजली का क्या करेंगे? बिजली का क्या करेंगे? 100 रुपए मैं आ यूनिट रहा तो हूँ। लगाना देखना पड़ेगा। आपने 1994 के जो मुआहदे थे, आपने उसको एक्सटेंशन दे दी। ये जो बात हो रही है 2002 के जो मुआहदे थे, जिनके 2-2 साल रह गए थे, उनको आपने एक्सटेंशन दे दी। खुदारा ये तो काम कर लेते, उनको एक्सटेंशन तो ना देते ना। उनके 1994 के 25 साल हो चुके थे, आपने उनको फिर भी उनको भी एक्सटेंशन दी। तो ये वाली बातें जो है, आप मुझे कह रहे हैं कि तुम सोलर घर पे नहीं लगा सकते, लेकिन जिनके साथ मुआहदे कर रहे हैं उनसे 50 रुपए यूनिट के हिसाब से लेने को तैयार। चले मेहताब साहब, आपने शाहिद साहब का प्रोग्राम सुना है, आप क्या इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताएं। सर, आप कहेंगे सिर्फ टैक्स लगाओ और कुछ ना करो। मेरी बात सुनिए, मैं टैक्स पे बात ही नहीं अब कर रहा। बुनियादी तौर पे सर, अगर इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है तो NFC को रिव्यू करना पड़ेगा। NFC को क्या? NFC को रिव्यू करना पड़ेगा, यानी कि खत्म कर दें। नहीं, एक मिनट ठहर जाए। NFC की रिव्यू से मुराद उनके रिसोर्सेज में कमी नहीं है, बल्कि ये है कि एक तो सूबों को ये पाबंद किया जाए कि वो PFCs करें, ताकि उनके रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्ट्स और लोकल गवर्नमेंट तक जाएं, और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बुनियादी तौर पे इसको ठीक करने की ज़रूरत है और इसको इन प्लेस करने की ज़रूरत है। ये सूबाई हुकूमतें जो हैं इस मुल्क में हर तरफ नौकरी है, जिसके पास जो ताकत है वो छोड़ना नहीं चाहता। दैट इज़ द इशू। दूसरा ये है कि ये जो पावर का निज़ाम है, ये जो पावर का सिस्टम है, मैं बिजली की बात कर रहा हूँ, इसको 2 हल हैं। या तो हम वापस वापडा पे चले जाएं, इस मुल्क में जो थिंकिंग है और जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने डोनर्स को वाकई दे दी हैं। आजकल आप देखें एक बड़ा फैशन बन गया है, रोज़ाना 4 से 5 नोटिफिकेशन होते हैं कमेटीज़ बनाने के। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन हुआ है, मैं 2 दिन पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। ग्रोथ का जो आप बात कर रहे थे, उसका एक फॉरेन कंसल्टेंट है जो FCDO का है, स्टीफन डरकन, उसको हायर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक नोटिफिकेशन कर दी है और आप आउटसोर्स कर रहे हैं सारी चीज़ें। ये जो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं चाहता था कि कोई गवर्नमेंट का बंदा भी यहाँ पे बैठा हुआ, आपने मुश्ताक चंदाना साहब को बुलाया हुआ था, वो नहीं है। तो बुनियादी तौर पे हम जिनको सुना रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है वहाँ पे। वो गोरों की बात सुनना चाहते हैं, आप यहाँ पे कालों की बात जो है वो सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका ये जो सारी पॉलिसी मेकिंग और थॉट प्रोसेस है,
इस सारे थॉट प्रोसेस को जो है वो चेंज करने की जरूरत है। पावर सेक्टर का या तो वापस राबड़ा पे चले जाएं, या इसको प्राइवेटाइज करें, इसकी जेनकोस को भी प्राइवेटाइज करें, इसकी डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज करें। मेरा दिल हो मैं जहां से बिजली खरीदना चाहूं खरीदूं, नहीं तो ना खरीदूं। ये जो निजाम अभी है, मैं पहले कह चुका था, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, ये पावर सेक्टर रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चल सकेंगे। उसकी वजह ये है, आप नंबर्स में देखें, आपको डिफेंस से ज्यादा है। ये नंबर्स छुपाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, इनके नंबर्स पे मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं पिछले 25-30 साल से देख रहा हूं, हर 2 घंटे बाद पूछे एक नया नंबर आपको बताएंगे। और तीसरा, सर, मैं पसंद करूं या ना करूं, मुझे SIFC के अंदर एक होप नजर आ रही है। वजह ये है, आप ब्यूरोक्रेसी में से पूछ लें अंडर ओथ, वो कोई काम नहीं करते, आजकल एक ही काम कर रहे हैं। जो भी गेंद उनकी तरफ आती है वो सारी चीजें उसकी तरफ मोड़ रहे हैं। उनके मेन्यू पे बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं। एक तो उन्हें अपने मेन्यू की चीजें कम करनी है। वहां मैं इसलिए होप समझता हूं कि वहां पे डिसीजन मेकिंग कम से कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेट भी, हम उन्हें क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार नहीं है। माशाल्लाह आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी जुडिशरी और आपका नैब, उसकी मौजूदगी में वो डिसीजन मेकिंग क्यों करे? तो वो जो भी ऐसे, वो SIFC उनके लिए एक वो है प्रोटेक्टिंग वो चीज वॉल, वो उसके पीछे हटके सारे अपने ये डिसीजंस बड़ी करवाना अच्छी चाहते हैं। इन्होंने बात की। एक प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। एक तो ये है कि वो जो जेनकोस की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है इनएफिशिएंट जो जेनकोस है पब्लिक सेक्टर वाली, वो तो पहले बंद करते हैं ना, वहाँ से शुरू करें। जहाँ तक रह गई एक चीज़ में जो कह नहीं पाया था आपने पहले इनकी तरफ, ये टैक्स के निज़ाम को सिंप्लीफाई करना बड़ा ज़रूरी है। उसको ख़ास तौर पे इंपोर्ट टैरिफ स्ट्रक्चर को, GST के निज़ाम को, उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने के लिए, और ये जो इनकम टैक्स वाला है उसको हमने डीम्ड इनकम, CVT, हमने सुपर टैक्स, हमने ये सारी चीज़ें इसको अब ठीक करने वाली बात है। और मैं, आप, अली सलमान बैठे हैं, शबर जैदी, हम सब ने मिल के एक बड़ा अच्छा, एक हम समझते हैं कि बड़ी मेहनत करके एक टैक्स का ढांचा बनाया है एज एन ऑल्टरनेटिव टू द फंड प्रोग्राम, कि जी कि हम होते तो हम कैसे करते हैं, और इट विल बी शेयर्ड विद यू होपफुली इन अ वीक। और वो बड़ा अच्छा हमने काम किया, इस ढांचे को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। ये बड़ा ज़रूरी है, और सिंप्लीफाई करना और सूबों के साथ मिल के इसको चलाना, ये तो हो नहीं सकता ना कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें सूबों का एक रोल बड़ा बुनियादी है। और इसको क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, CCI के हवाले से क्या होना चाहिए, जॉइंटली क्या होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन बड़ी ज़रूरी है और इस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट, वो तो बात की बात है। ये एक चीज़ आपकी तरफ से भी पहले आई थी कि ये जो इंडिपेंडेंट बजट ऑफिस एक यूनिट ज़रूर होना चाहिए पार्लियामेंट को। थोड़ी सी मुझे पता है इस वक्त पार्लियामेंट किसी किस्म का कोई काम नहीं करती, वो तो बजट के कागज़ भी नहीं देखती, बट अगर एक इंडिपेंडेंट बजट यूनिट पार्लियामेंट को दे दी जाए, जो उनको थोड़ी सी एजुकेशन की हद तक चलाए। एंड वी नाउ नीड फ्रैंकली, और ये हमारी पहले क्योंकि अपने ग्रुप में डिस्कशन हुई है, अ फिस्कल पॉलिसी इंस्टीट्यूट ज़रूर बना दी जाए, जो will then provide the quality of input. Is for relying on an FPR will not take us anywhere. We need, जैसे शबर ने भी बात की और किसी और ने भी की, इसको ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है। और ये डिस्कशन वाला जो पार्ट है, ये डिस्कशन ख़त्म करने वाली बात है, और डिस्कशन एक ही तरीके से ख़त्म होगी। FPR को भी ख़त्म करना है, और ये जो जितनी हुकूमतें हैं, हुजूम है, उसको कम करके, और उनसे ये जो पावर्स है डिस्क्रेशन वगैरह वाली लेनी, इसी से काम आगे चलेगा। ये जितनी देर तक अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होंगी, ये बच्चों को नौकरियां नहीं मिलनी। देखिए जी, गो अहेड। ये बड़ी ज़रूरी है सर। देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम मुझे पूरे सिस्टम के अंदर फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, और फ्रस्ट्रेशन के में आप ये देखें, FBR में आपने बजट से चंद दिन पहले इतनी बड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर दी, और उनके ऊपर आपने पता नहीं क्या कुछ कह दिया। एक तो उस पर देखें, एक टाइम होता है, आप बजट के बाद कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है, वो जिसको करें। लेकिन मुझे टेक्नोक्रेट्स के बारे में भी बात करने दें। पिछली जो फाइनेंस मिनिस्टर थी वो टेक्नोक्रेट थी। उन्होंने अपना एक स्पिन उसके अंदर डाली, और एक ऐसी उन्होंने कहा जी कि एक चीज थोड़ी मैं ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ, एक चीज ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ।
आपने पिछली फाइनेंस मिनिस्टर टेक्नोक्रेट का है, हमारे सारे फाइनेंस मिनिस्टर टेक्नोक्रेट रहे हैं, बैंकर टेक्नोक्रेट नहीं होता, अब बैंकर को अलग कर रहे हैं। मुझे कहने दें, उसके बाद आप बात करते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। देखिए मसला ये है, हम मिलके इधर बैठ के बात कर रहे हैं कि हार्मोनाइज करने की जरूरत है, सिनर्जीज डेवलप करने की जरूरत है सूबों के साथ। उन्होंने क्या प्रपोज किया? उन्होंने प्रपोज किया कि एफबीआर को तोड़ दें। भाई तोड़ दें तो अल्टरनेट भी बताएं ना, करेंगे उसके बाद क्या? आप बोर्ड्स बना दें, बोर्ड्स में आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे करेंगे? अच्छा वो और उसके बाद वो ये समझती रही कि जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो बेसिकली उस उनके आइडिया को जो है वो कर रहा है। आप पब्लिक में कोई चीज़ लेके आना नहीं चाहते, आप चाहते हैं नीवी नीवी हो के सारे काम आप करते जाएं और फिर उसके बाद आप अपने सीवी जो है वो इम्प्रूव कर लें ताकि अगली नौकरी जो है वो आपकी अच्छी हो जाए। तो बुनियादी तौर पे डिबेट करने की तो इजाज़त दें ना। अच्छा मसला ये है कि टैक्स के निज़ाम के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है इनका इशू है, और दूसरा ये जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके ऊपर क्यों टैक्स नहीं है? अभी जो डोंट्स हैं जिसकी तरफ हमें सोचना चाहिए कि ये सारी की सारी रिलायंस इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ है, और पर्सनल इनकम टैक्स में सैलरीज और पेंशन जो है वो सबसे बड़ा उनके निशाने के ऊपर है। मुझे ये बताएं, साल में सारे बैठे हुए, मैं खुद भी सैलरी क्लास से हूँ भाई सर, मैं नहीं कहता कि हम बड़ी ऑनेस्टी के साथ हमारी तो डिडक्शन होकर चली जाती है, इसलिए अगर मेरे पास भी हो तो मैं भी हो सकता है कि पूरा टैक्स जो है वो उसको छुपाने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो पाकिस्तान में रियल स्टेट के लोग हैं, ये जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम कमाने वाले लोग हैं, ये पूरा टैक्स क्यों नहीं देते? ये इनको इस सिस्टम के अंदर लाने की भी जरूरत है सर। ये मेहताब साहब सॉरी, इस पे बात हो गई है, पहले भी की गई कि ये जो निज़ाम है इसको ब्रॉडन करना, उनको भी इसमें शामिल करना, और ख़ास तौर पे रिटेलर, होलसेलर। और शुरू तो होलसेलर से तो शुरू करें ना, होलसेलर, रिटेलर तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, होलसेलर से तो शुरू कर सकते हैं ना कल सुबह, क्योंकि होलसेलर तादाद में भी कम है। सो वो सर जी एक छोटी सी बात कर दूं, यहाँ हामिद मीर नहीं बैठा, आप ये हामिद मीर के शो की बातें कर रहे हैं, या कामरान खान, वो टैक्स नेट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। देखिए जी टैक्स नेट बढ़ा के 75 साल से नहीं बढ़ा, जो चीज़ 75 साल से नहीं बढ़ी वो नहीं बढ़ेगी। भाई टैक्स नहीं हम देना चाहते, मेहताब साहब क्या हो गया, हम नहीं देना चाहते, मैं नहीं देना चाहता, खत्म होगी बात। ये क्या बात हुई टैक्स नेट? मुझे बताएं, पहले मुझे काम क्या करने देते हैं। शायद साहब आप कह रहे हैं कि आप फिस्कल पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यहाँ बैठी हुई हैं 12 यूनिवर्सिटीज़, ये क्यों नहीं बनती वॉचडॉग ऑफ द गवर्नमेंट? ये साले जो थीसिस फीसिस लिखते हैं, इतना कारोबार करते हैं, ये क्यों नहीं ये बातें करते? ये क्यों ये बातें कर रहे हैं? ये कहाँ बैठे हुए हैं? पहली चीज तो मैं इन बच्चों पे प्रेशर डालना चाहता हूँ कि ये बातें करें, बताएं। अगर ये रिफॉर्म नहीं मांगते तो मैं इनको रिफॉर्म क्यों दूं भाई? मैं तो अब माशाल्लाह बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम हूँ, अगर रिफॉर्म नहीं मांगेंगे तो मैं क्यों दूंगा? ठीक है ना, मैं भी प्लॉट ले लूंगा, मैं भी, ये शुक्र मुझे कोई प्लॉट देता नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अब मसला ये है, मुझे कोई प्लॉट देते मैं बोलूँ ही ना, मैं चुप कर जाऊँ। खैर डजंट मैटर। अब बात सुने, मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि जी ये कसूर आप लोगों का, क्योंकि ये लीड कैप्चर कहते हैं। लीड कैप्चर क्या है? अगर आप लोग मतलब मरे हुए हैं तो आपको जूते मारना कोई गुनाह तो नहीं है ना, अच्छी बात है, जूते मारो यार। लीड कैप्चर क्या है? लीड कैप्चर है, लीड तो वो कर दिए जिनकी अलाउड होवे। जे अगर आप अलाउ कर रहे हैं लीड को कैप्चर करने की और प्लॉट लेने की, बड़ी बड़ी आज़ाद कश्मीर में उन्होंने गाड़ियां रोक दी ना, आप में हिम्मत है रोकने की? नहीं रोक सकते, तो खत्म हो गई बात लीड कैप्चर। यहाँ इस्लामाबाद में रोज सड़कें बंद हो जाती हैं, क्या हो जाता है? हम खुश होकर इस तरफ से निकल जाते हैं, उस तरफ वो कहते हैं गाड़ी से उतर जाओ, उतर जाते हैं, खत्म हो गई बात। तो लीड कैप्चर कोई नहीं है यहाँ, ये है कौम की पसमानदगी, सेल्फ बिल्ड, क्या इसको कहेंगे मुझे समझ ही नहीं आती। एनीवे आई वांट टू गो टू क्वेश्चंस जी, टाइम इज शॉर्ट। क्विक क्वेश्चंस, गो अहेड, जो भी बोले दें जी, माइक पास करें जल्दी जल्दी। आइए इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, कौन किसके पास माइक है? जी सर। खड़ा हो जाए जी, देख सकें आपको। बोले सर, जिस तरह शबर जैदी साहब ने बात की कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स होना चाहिए, और यहाँ पर एक क्लास है जो वो उसको नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, तो IMF जो है हमें तो दूसरी टैक्स पेट्रोल के ऊपर लेवी या जिस तरह GST को इंक्रीज करना चाहता है, तो वो इस चीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं करती कि प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज करे? क्या वो, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से डरता है, या वो हमारे पॉलिटिशियंस की तरह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की इशारों पे चलता है? देखिए जी, IMF सिंपल सी चीज़ है। IMF कहता है भाई तुम्हारी गलतियां भुगतो, अगर तुमने कर्जा लिया दो वापस, अगर तुमने गलतियां की हैं तो भुगतो। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना, वो बाहर से आ रहे हैं कह रहे हैं हम आपकी भुगती क्यों भुगते हैं जी। वो आराम का इजी सोल्यूशन ढूंढेगा ना वो।
उसने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ कि आपका कहाँ आपकी जो मसले हैं उसको हल करे, वो तो अपना मसला हल करेगा ना। और जी ये सर। भी अब सोचने वाली बात है कि ये उस दिन मैं पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे थे कि जी हमने आपके साथ इतनी देर से मुआहदे किए, आपने हमारे मुआहदे कोई शब्बर नहीं साहब के पूरे बाद। किए, तो खुदारा तुम लोग पैसे क्यों देते रहे हो? हैं? तुमने नहीं सोचा ये बिगड़ा हुआ बच्चा, इसकी आदतें तब्दील नहीं होती, आप फिर भी देते रहे, तो फिर आप भी मार खाए ना, सिर्फ IPPs ना मार खाए, वो भी मार खाए ना जो पैसे देते रहे। जैसा जो आज 25 तारीख है और बजट आ रहा है, तो ये जो IMF प्रोग्राम है, तो क्या क्लैप्स पता कि वो क्या टारगेट टैक्स का दे रहे हैं? नहीं वो अभी अल्लाह जानता है, हमने तो नहीं, इनको तो शायद हमें- हमसे बेहतर पता होगा। हाँ मेहताब साहब मुझे ये नहीं बताइए। बट असल बात ये है, वो तो सिर्फ दे विल डू व्हाट यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड, अ बेसिक अकाउंटिंग एक्सरसाइज ये कहते हैं, और बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो तो एक अरिथमेटिक एक्सरसाइज देख वो तो रहे हैं मैं- कि क्या वो- होता है, नहीं, शायद- कैसे पूरा किया जाए। शायद साहब वो तो मैं जानता हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक महीने बाद जाने वाला IMF के अंदर और मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या फिक्र आ रही है टैक्स की। और ये मेरा ख्याल है ये लोगों की आंख खोलने के लिए काफी होना चाहिए कि सिस्टम कोलैप्स हो गया। मगर सर आप सारे बात कर रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है, हम सारे जो लोग बैठे कम से कम हम सारों वी आर वेरी वेरी क्लोज टू दी कॉरिडोर पावर, ठीक है, तो सर हम किससे कह रहे हैं? नहीं अब ये मुझे नहीं पता, हम ये बात किससे कर रहे हैं सर? इन लोगों से, नहीं ये सर बच्चों से। क्योंकि तो हमारी वो तो नहीं सुनते ना, नहीं, हम- ये कह रहे हैं यार तुम लोग शोर मचाओ, शायद कोई बात। नहीं जैसा देखिए बात ये ना कि आप ये इनसे कह रहे हैं कि आप सड़क पर आओ और ये इसको सामने पे यही कह रहे हैं नदीम माइक साहब। है। मगर सवाल मेरा सर ये है इसका कि जो हमारी जैसे आज हमारी जो ऑडियंस है, another question. ऑडियंस मास्टर्स में जा रही है कि सर एक यहाँ पर भी हो गया शायद साहब, है एक- disconnect, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है बिल्कुल है। पाकिस्तान में। डिस्कनेक्ट शायद ये शायद साहब ये है कि जो जिस बच्चे पीछे बैठे हैं, एक तो सड़क पे आके पत्थर मारे वो अलग बात है, मगर ये बच्चे जो कहना चाहते हैं वो पब्लिक में नहीं आ रहा, और उसका बुनियादी कसूर मीडिया का है, शब्बर क्योंकि वो एक साहब- तरीके से कह रहा है। शब्बर साहब सॉरी, अमेरिकन बच्चा जाग गया ना, बरतानिया का बच्चा जाग गया, यूरोपियन बच्चा जाग गया है, वो गजा के लिए बातें कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी जिस दिन जागेंगे और बातें करेंगे, ये तो बाहर बैठ के सर, सेल्फियां हमारे खिंचा, बच्चे- सॉरी एक सेकंड, ये तो बाहर बैठ के सेल्फियां खिंचा रहे हैं। जिस दिन ये आके बातें करेंगे हमें चेंज चाहिए, शायद आ जाए, पर इनको भूख है प्लॉटों की, इनको भूख है प्लॉटों की, तो क्या करें? जो है ये इस बेगैरत हो गए क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले फलस्तीन के लिए काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन ना ये भी तो सोचे कि ये बेगैरत भी हो गए, ये भी सोचे ना वो तो कभी। हम सारे बेगैरत ना हैं, सर मैं मानता हूं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले जाकर आपकी बात कर रहे हैं कि गजा के खिलाफ सर कौम ही बेगैरत है। ना, हमारी किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा कि हम यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, गजा में क्या हो रहा है, ये पूरी कौम चलें जी, बेगैरत अब हो इधर आ गई। जाएं, अब इधर आ जाएं, बोलें जी। डॉक्टर साहब एक बात करने की इजाजत है। देखें, डिमांड जनरेट नहीं हो रही, और मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता है, मैं भी पेरेंट हूं, मुझे ये लगता है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की और टीचर्स की गलती है। वो डिमांड जनरेट कर नहीं पा रहे हम। देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब मसला ये, मैंने जैसे पहले कहा ना, हम सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम करने की बुनियादी वजह देखें, ये बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो उससे पहले हम पेरेंट्स की गलतियां हैं ना, कुछ हम पेरेंट्स ने किस तरह उन बच्चों को, मेहताब टीचर्स साहब- ने फिर मेहताब साहब आपको मुझे डिमांड लगता है बुनियादी तौर पे पेरेंट्स और टीचर्स की गलती ज्यादा देखिए, ये है। किसी का भी कसूर हो, आई डोंट नो किसका। डिमांड की बात आपने की, बड़ी अच्छी बात की कि जी कल परसों या परसों चौथ वटेवर 27-28 को कायदम यूनिवर्सिटी में एक फिजिक्स का सेमिनार हो रहा था, उसका नाम रख दिया अब्दुल सलाम कॉन्फ्रेंस। डिमांड आई, चेंज हो गया। डिमांड है ना जी, हम डिमांड करते हैं कि हमने गालियां देनी, वो चेंज हो जाता है। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की, बात डिमांड की है। हमें डिमांड आगे जाने की नहीं, डिमांड पीछे जाने की है। ये क्या वजह, कोई मुझे नहीं पता जी, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, हम एनएफसी के तहत ज़्यादातर एक्सपेंडिचर्स यानी हिस्से जो है वो प्रोविंसेस को देते हैं, लेकिन हमारे साथ वो टैक्स जनरेट नहीं कर पाते। तो क्या हम, और इसमें दो चीज़ें हैं, क्या हम एक टैक्स सिस्टम को या तो सिंपलर बनाए, क्योंकि हमारा टैक्स का निज़ाम ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, हमारे जैसे एजुकेटेड लोगों को भी समझ नहीं आता कि टैक्स किस तरह जमा किया जाता है। और दूसरा ये कि जो जो फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ है, इनके दरमियान भी एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक अच्छे टैक्स कलेक्शन। बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहता हूँ टैक्स खत्म करो, टैक्स ना लगाओ, इधर आओ जी, आगे आओ।
इधर ले आए जल्दी से. You got it. Go ahead. Yeah. So, does Dr. Shahid Kardar Saab and Mehtab Saab have a prescription for how to downsize the government? Because we're continually seeing that even when the government is not hiring permanent employees, they still keep getting regularized, and we still keep seeing an inflation of the public service. So, एक मरले के ऊपर जो है 15 CDA के माली और एक स्ट्रिप ऑफ रोड के ऊपर जो है 20 50 की सैनिटेशन की टीम चल रही है. How do we downsize the government? हम गवर्नमेंट में ऑटोमेशन की बात करते हैं, but as soon as we automate the government, all of these positions will become redundant. So what is the way forward? How do we fire and terminate government employees and up to 50% of them? Very quickly, देखें ये आपने जो कहा ना, there is a political issue. Let me answer that one. सबसे पहले तो आप ये फैसला करें ना कि ये 2/3 गवर्नमेंट को छोटा करना है तो इदारे बंद करने हैं. मेरी बात सुन लीजिएगा. Which means कि जब आप इदारा बंद करेंगे ना तो आइंदा वहाँ पर जो लोग आइंदा भर्ती नहीं हो सकते. ये ठीक हो गया. जो इस वक्त है उनको आप ये कर सकते हैं politically, because there is a political issue कि मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, तुम घर बैठे रहो. मैं for the time being, देखिए एट्रिशन रेट हमारे यहाँ तकरीबन 12-13% है, फेडरल गवर्नमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा है. तो वो ये होगा कि मैं उसकी तनख्वाह सिर्फ दे रहा हूँगा, आइंदा वह भर्ती नहीं होगी. मैं उसकी जो किराया है दफ्तर का वो बचा लूँगा, बिजली के खर्चे बचा लूँगा, गाड़ियों के खर्चे बचा लूँगा. सो मेरे नज़दीक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड पोलिटिकली, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट उनको आप फारिग कर दें. सो दी ओनली वे इज़ कि वो इदारे आप बंद कर देंगे तो भर्तियाँ नहीं हो सकती. दूसरा काम ये कर लें जो आपने कहा कि जी नई भर्तियों के लिए, इसका मतलब है जो सैंक्शनड पोस्टें हैं ना वो जो खाली हैं वो तो ख़त्म कर दें सबसे पहले. और ये फैसला कर लें कि ये जो सैंक्शन पोस्टें यहाँ पर अभी लोग हैं वो फैसला कर लें कि जब ये लोग जाएंगे तो ये सैंक्शन पोस्ट भी ख़त्म हो जाएगी. उन इदारों की बात कर रहा हूँ जिन इदारों को आप चाहते हैं कि रहें. सो ये प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वे यही है. To do this, there is no other way of doing it. Or I can give you another explanation of how to handle the pension part. सर एक इसका हल है. 80th अमेंडमेंट के तहत जो चीज़ें डिवॉल्व हो चुकी हैं उनकी मिनिस्ट्रीज क्यों रखी हुई हैं? बुनियादी तौर पे उनको डिवॉल्व करें और सूबों को देखने दें, अगर उनके लिए कोई चीज़ रेलिवेंट है तो रखें, नहीं तो अबॉलिश कर दें उसको. और दूसरा ये एक मेंटालिटी है और वो मेंटालिटी बड़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, मेरा बंदा तुम्हारा बंदा. ये और ब्यूरोक्रेसी के अंदर है. मसलन ब्यूरोक्रेसी में है DMGN, अच्छा ब्यूरोक्रेसी के अंदर है DMG PTI. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कोई मेरिटोक्रेसी या कोई इस तरह की कोई चीज पता नहीं कब आएगी. अच्छा, एक चीज इस पे आप दोनों ने बात नहीं की, ओपननेस. शुड वी हैव एन ओपन इकोनॉमी या हम बंद रखें? क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, चेंबर्स में हमने बात की, कोई चेंबर नहीं आना चाहता यहाँ बात करना, बिकॉज चेंबर के लिए तो क्यू ब्लॉक खुला है. वो तो क्यू ब्लॉक में जाके बैठते हैं, हमसे क्यों बात करें? वो आपसे बच्चों से क्यों बात करें? वो तो कहते हैं हम तो क्यू ब्लॉक जाते सीधे, हम नहीं बात करते. चेंबर से जब हमने बात की, एक और चीज नोटिस किया, कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करता. कोई चेंबर्स में एक्सपोर्टर ही नहीं है. क्यों जी शब्बर साहब? कोई OICC, कोई FPC से कोई एक्सपोर्टर नहीं है. अब मसला ये है कि डैम इट, तो ये ओपननेस होनी चाहिए कि नहीं? शुड वी ओपन आउट द इकोनॉमी या नॉट? नहीं, देखिए मैंने इसलिए आपको टैरिफ और डिफाइन कर दे ओपननेस क्या होता है. इसलिए मैंने इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटीज़ की बात की थी और मैंने उसी हवाले से ये कार्टेल्स की भी बात की थी कि आप खोल दें ना, मईशत को खोल दें. और उसका एक ही तरीका है कि वो जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट को आप खोल दें. करंट अकाउंट को खोल दें, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दें, लोगों को फोर्स करें कि वो दे कम्पीट. जब कम्पीट करेंगे उनमें से कुछ एक्सपोर्टर भी निकल आएंगे, कुछ बंद हो जाएंगे, ये हम सबको पता है. पर ये इनको जो जितनी देर तक आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, प्रोटेक्शन दी हुई है, ये बच्चा बड़ा नहीं होगा. ये गाड़ियों वाले इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि ये बच्चा 45 साल इसको हो गए हैं, इसको दूध पिला पिला के उसने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी हैं, बच्चा बड़ा नहीं हुआ. ओपननेस पे आप देखें, IMF की टीम आई, IMF की टीम कोई 10-15 दिन यहाँ पे रही, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये भी गवारा नहीं किया कि उसके ऊपर बता दें कि आपकी क्या बातचीत हुई है, आप क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या कहा है. IMF ने तो अपनी एक स्टेटमेंट भी क्या थी, डिमांड लिस्ट मुझे नजर आई.
उन्होंने तो अपनी डिमांड लिस्ट सामने रख दी है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों की चूंकि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए कोई स्टेटमेंट भी जारी करने की तौफीक नहीं है। तो ये ओपननेस है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप हमारे ऊपर तो जितना दिल है क्रिटिसाइज कर लें, हमारे लिए भी बड़ा मसला है अब बात करना, वो स्पेस नहीं है अब मौजूद। शायद आप मुझे बताएं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या डिमांड है पाकिस्तान में कि एक्स को खोला जाए? मुझे ये बताइए, इस ऑडियंस के अंदर डिमांड है या नहीं है? आप तो रोजाना बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन सुन कौन रहा है? सुन ही कोई नहीं रहा। दैट इज द इशू। ओपननेस में एक और चीज आ दूंगा वेरी क्विकली। CDWP ECC एक्नेक के कागजात पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को पता चले कि चीज का फैसला कैसे हुआ था। ये सारी चीजें बिल्कुल वो पब्लिक डोमेन में हो तो बेहतर मुझे होगा ये- कि पता तो चले हुकूमत फैसले कैसे करे। मुझे ये कहने दें, रोजाना कागज चोरी करने पड़ते हैं। सर मेरा ये सवाल है कि आप है कि हमने इकोनॉमिक टर्म्स बहुत सारी सुनी है कि सर्कुलर डेट होता है, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे इंटरेस्ट की नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे सर थोड़ा सा अगर काइंडली मौका दे दें। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा खुद ताल्लुक, मैं एक 17th ग्रेड ऑफिसर हूँ डिफेंस के एक इदारे से। हम कॉन्फिडेंशियल पे काम करते हैं, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज दैट। लेकिन मुझे ये बताइए, आप कह रहे थे कि टैक्स कलेक्शन सारी चीज़ें, मैंने आज तक अपने इदारे में कभी ये फील नहीं किया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। एक साल के अंदर अंदर 2 दफ़ा फर्नीचर चेंज होता है जस्ट बिकॉज वो किसी को पसंद नहीं है। हम ऑसिलोस्कोप्स, यहाँ पे आई एम श्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ लोग मौजूद हैं, ऑसिलोस्कोप्स पावर सप्लाईज 1-1 करोड़ रुपए की प्रिक्योर होती हैं हर बंदे के लिए, एक जो एक लैब में एक होनी चाहिए, वो हर बंदे के लिए एक प्रिक्योर होती है। रजिस्टर्स कैपेसिटर्स छोटे छोटे होते हैं, वो 2-2 हज़ार रुपए के एक प्रिक्योर होते हैं, जो 100 रुपए का एक प्रिक्योर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, जब मेरे घर पे एक लाइनमैन वापडा का मुझे सर्विस मेन कनेक्ट करने के लिए आता है, तो उस बेचारे के पास वो मैं कह रहा होता है प्लास दे दो मुझे। तो जिस टाइम के ऊपर मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि एक टैक्स का जो, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स के मनी पे ही हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उस बेचारे के पास ग्लव्स नहीं है कि जिस पे वो हाई वोल्टेज लाइन पे काम कर सके, और हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसको जहाँ मर्जी चाहें लगा सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कहाँ पे लग रहा है आपका पैसा। बड़ी अच्छी आपने बात और की। दूसरा एक चीज़ सर मैं एंड कर दूं कि जब सर फिस्कल ईयर क्लोज हो रहा होता है, उस टाइम पे जो पैसे बच जाते हैं उनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पे बयान करने के भी काबिल नहीं है। आई एम श्योर आप सब लोगों को इस बारे में आइडिया होगा कि उसको ज़ाया कर दिया जाता है ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनकी कतई तौर पे कोई ज़रूरत। बड़ी अच्छी आपने बात की जी। पर मुझे बताइए, आप जो सारे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, आप में से कितने इकोनॉमिस्ट हैं? हाथ खड़ा करें। आपने कभी इस चीज पे थीसिस किया? आपने कभी इस चीज पे अखबारों में आर्टिकल लिखा? तो फिर किसका कसूर है? डिमांड ही कोई नहीं। अब देखिए, अभी ट्विटर पे खबर आई है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां वाली पता नहीं कहाँ जा रही हैं, तो रातों रात पता नहीं कितने किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। ये पैसे तो हमारे पास बहुत है, मैं मानता हूँ पैसे हमारे पास बहुत है, कोई पैसों की शॉर्टेज नहीं है, बट द क्वेश्चन इज वेयर इज द डिमांड फॉर चेंज? आप लोग बताइए, व्हाट डू यू वांट? IMF का प्रोग्राम तो आ गया। IMF ने 2-3 चीजें करनी है। IMF ने टैक्स लगाना दबा के, IMF ने ये कस्टम ड्यूटीज वगैरह भी बढ़ानी है। IMF ने कहना है कि तुम खर्चे भी बढ़ाओ। अब देखें, हमारे पास एक क्लाइमेट अथॉरिटी बन गई। हमारी अथॉरिटी तो तकरीबन रोज बनती है, रोज अथॉरिटीज बन जाती हैं। क्यों बन जाती है कोई समझ नहीं आती। अथॉरिटी बनती है, घर आती है, गाड़ी आती है, ये वो। आपकी यूनिवर्सिटी है जो सी, उनमें भी हमने हिसाब लगाया। आपकी यूनिवर्सिटी कहती है हमारे पास पैसे नहीं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, पर माशाल्लाह सरकारी घर तो बहुत है यूनिवर्सिटियों में, हर इदारा सरकारी घर बना रहा है। तो मुझे अगेन समझ नहीं आती, आप कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट हैं, सोशलिस्ट है, क्या है? एक लिहाज पे सोशलिस्ट है, आप सोशलिस्ट हैं माशाल्लाह, सरकारी अफसरों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए, एकेडमिक्स के लिए, ठीक है, बैंकर्स के लिए। और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट अब कर नहीं सकते। तीसरी तरफ रेगुलेट करते हैं। क्या है शायद साहब, हम सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, क्या है? नहीं, हमें वो जो है ना, यही है कि कहीं से कुछ आ जाए, क्योंकि हमने निज़ाम भी वो खड़ा कर दिया ना। जो एडवर्टिजमेंट भी तो बड़ा अच्छा है ना। एडवर्टिजमेंट भी ये है कि सरकार की नौकरी कर लो, पक्की भी हो जाएगी, ये भी मिल जाएगा, फलां भी मिल जाएगा, फौज में चले जाओ, ये मिल जाएगा। अगर ये वाली चीज़ें सिस्टम से निकल जाएं, जो इतना आसान नहीं है इन हालात में, ये जितनी देर तक ये प्रिविलेजेस नहीं निकलेंगी,
लेकिन आपने लोगों को जिस किस्म की प्रिविलेजेस दी हैं, वो जितनी देर तक वो नहीं, मैं घूम फिर के उसी पे आ रहा हूँ। ये जो ढांचा है जिसमें सिर्फ तनख्वाहें नहीं है, ये जो प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं, ये जितनी ये बोझ, ये माशरा, ये मैशत अब उठा नहीं सकती। ये जितनी देर तक आप इनसे लेंगे नहीं, या और उसी से लोगों का कल्चर तब्दील होगा। ये बार बार कल्चर की बात होती है। मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ, पाकिस्तानी हस्ब तौफीक हरामी है। अच्छा, एक और चीज मुझे ख्याल आया, याद रखिए जो चेंबर से मैंने बात की है, चेंबर्स वाले बार बार कहते हैं कि जी हमें एक चीज चाहिए बस तरक्की करने के लिए, प्रोटेक्शन चाहिए। नहीं, एक तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, वो तो कहते हैं, वो तो तयशुदा है, बात ही नहीं तयशुदा है, है। ठीक। दूसरी चीज वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट लोअर करो, और एक और चीज बिजली की कीमत बाकी मुल्क को जो लगाओ हमें 9 सेंट लगाओ, और बाकी आप बस इंटरेस्ट रेट हमारा 5 करो। और वो कहते हैं IMF ये नहीं कर रहा, गलत बात है। क्या आप इससे, मेहताब साहब पहले आप शुरू करें, आप इससे एग्री करते हैं कि इंटरेस्ट रेट 5% होना चाहिए और एनर्जी की कीमत उनके लिए 9 होना चाहिए, हम लोग चाहे 100 दें, उनके लिए 9 होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ओनरशिप नहीं है हमारी इस मुल्क की। हर बंदा, और मेरे ख्याल में जब अनसर्टेनिटी होती है तो फिर हर बंदा अपने अपने उसके अंदर चला जाता है, अपने शेल्फ के अंदर। तो मेरे ख्याल है कि हम इसीलिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसे है, लेकिन बुनियादी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। इंडिविजुअली मुझे लगता है, मैं जिससे मिलता हूँ मुझे बड़े ब्रिलियंट लोग नजर आते हैं, लेकिन कलेक्टिवली वी आर पैथेटिक। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, जी, बोलिए, बोलिए। आपने बात की थी एलीट कल्चर के बारे में, और आपने साथ ये बोला था कि अभी हम सारों ने देखा जो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ था, उन्होंने गाड़ी रोक ली, एक असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को जला दिया गया। दूसरी, उन्होंने अभी आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी कि कोटली की तरफ उन लोगों ने एक गाड़ी को रोका जिसके अंदर वो असिस्टेंट कमिश्नर की फैमिली जा रही थी और साथ उन्होंने कुत्ता बिठाया हुआ था, तो उन लोगों ने उसको निकाल के बाहर निकाल दिया। वहां तक तो बात ठीक है कि उन लोगों ने, लोगों ने अपने राइट्स को जाना और एलीट कल्चर को वहां पे हमने खत्म करने की एक कोशिश की कि उन्होंने बोला कि जिस काम के लिए चीज इस्तेमाल होनी चाहिए आप वो करें। लेकिन इसका ये भी तो इम्पैक्ट देखें ना कि आप लोगों के माइंड में क्या डाल रहे हैं कि आपका जिधर दिल करेगा आप एक ग्रुप बनाओ, जो सरकारी बंदा जा रहा है, जो जा रहा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि अगर हम एज अ होल अपने आप को नेशन के तौर पे देखें कि एक बहुत पथेटिक नेशन हम बनते जा रहे हैं, तो पथेटिक हमें कौन बना रहा है? हम खुद अपने आप को बना रहे हैं। आप देखें जितने भी सरकारी लोग हैं, अब वो थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे जो फर्नीचर चेंज होने वाली, आप देखें आप लोगों को लालच खुद दे रहे हैं ना। अगर आप एक 17 ग्रेड ऑफिसर, 18 ग्रेड ऑफिसर की देखें कि उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, क्या बेनिफिट्स उसको मिल रहे होते हैं, तो आप लोगों को खुद लालच दे रहे हैं उस चीज के नहीं तरफ नहीं यार, जाने के आपका लिए। सवाल क्या है? सवाल बताइए ना, मुझे समझ सर, नहीं आ रही। elite- आपने elite- पूरी तकरीर कर दिया, सवाल क्या है? सर एलीट कल्चर में पूछना चाह रहा हूँ, आप फिर खत्म किस तरह करेंगे? क्या? आप खुद एलीट कल्चर को प्रमोट भी कर रहे हैं, ऊपर के लोग, सरकारी भाई लोग सवाल तो बताए ना। सर एलीट कल्चर खत्म किस तरह होगा? एलीट कल्चर कहीं खत्म नहीं होता। अभी हमने इस पे एक आर्टिकल लिखा है, डिस्कोर्स का पूरा मैगजीन हमारा है, प्लीज पढ़ा करें, उसमें पूरा आ रहा है। एलीट कल्चर, एलीट बहुत जरूरी है। बाबर आजम एलीट है, आतिफ असलम एलीट है, अली सेठी एलीट है, इनके वालिद AH कारदार एलीट थे। भाई एलीट, मेरिटोक्रेटिक एलीट अच्छी चीज होती है। यहाँ प्रॉब्लम ये मेरिटोक्रेटिक नहीं है, ओहदे के साथ है, सरकारी, वो कॉलोनियल सरकार की एलीट है, वो बात है, समझने की कोशिश करें। एलीट कैप्चर कभी दुनिया में खत्म नहीं हो सकता। दुनिया बनती एलीट बनाती है, जो भेड़े हैं वो एलीट नहीं बनाती। बस छोड़ दें डिबेट बाहर होगी, डिबेट बाद में होगी, जरूर होगी, जब मर्जी मुझे पकड़ने डिबेट होगी। अच्छा जी, सिर्फ एक चीज का देखिए, आपको एतराज नहीं होता कि बाबर आजम कितने पैसे बनाता है या नडाल कितने पैसे बनाता है। आपको एतराज उस बात पे होता है कि यार ये जायज नहीं था, इसके पास वो सलाहियत नहीं थी जिससे वो पैसे बना रहा है। सो बात तो वही हो रही है ना कि अगर वो मुकाबला करके मेहनत करके बना रहा है तो किसी को कोई एतराज नहीं है। बात यही हो रही है कि आप किसी को मराद दे के उसके कनेक्शन हो की वजह से या उसके ताल्लुकात लोगों की वजह से उसको आप मराद देते थे। बात ये हो रही है कि वो नहीं होना चाहिए। गोएड जी, गोएड बोलिए। कैन आई? कहाँ है जी, कौन है? सर दिस इज आलम खान अच्छा, लास्ट 2 सवाल ये और बस वो। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो बजट आने वाला है 2024 टू 2025, ये सारा चार्ज बजट होगा 95% तक, तो चार्ज बजट होगा। ओटीटी बजट उसमें तकरीबन 5% तक होगा। कोई सुनाई नहीं दे रहा, माइक जरा दूर कर ले, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा ठीक तरह। सर उसमें चार्ज बजट होगा तकरीबन 95% तक,
जो ओटिड बजट है तकरीबन वो 5% तक होगी, मगर हम ये कह रहे हैं कि 24th IMF प्रोग्राम में टैक्स भी की जो आप लोग का मेन जो बात यह है कि टैक्स भी ख़त्म करे, तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या होगी? इस हमारे तो इस डिबेट में ये 24th IMF प्रोग्राम में ये डिबेट होनी चाहिए थी कि हम लोगों ने आगे क्या, आप लोगों की क्या सजेशन है कि IMF की प्रोग्राम किस तरह होनी चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है मुलाकात साहब। जी, IMF प्रोग्राम आपको बताया ना, हम ये कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम में टैक्स के ऊपर जोर नहीं होना चाहिए, हुकूमत छोटी करने पे जोर होना चाहिए। ये जो 1.5 लाख अथॉरिटीज बनाई इनको बंद करें, ये जो 300 यूनिवर्सिटी बनाई है बगैर प्रोफेसरों को आदि बंद करें, जो बच्चे हमारे काम नहीं कर रहे उनको काम पे लगाएं, जो ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे उनको कहें सड़कें जाके बनाएं। आप लोग काम करें, मेहनत करें, सुबह 7 बजे से उठकर रात को 7 बजे तक चीनियों की तरह काम करें। ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बैठे हो हमें सेल्फी खींचने दें और पिक्चर्स खींचें और जनाब हमें पराठे खिलाएं। IMF प्रोग्राम में ये भी होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, मैं तो कहता हूँ 30% पे जाए, 22 नहीं 30 पे जाए। मैं कहता हूँ जनाब कि मैं पूछता हूँ इनसे, इंटरेस्ट रेट 30% पे जाए, एक्सचेंज रेट 350 पे जाए, और जनाब हम डीरेगुलेट ऐसे करें कि कोई पूछगिछ ना हो, जो आपने करना है करें, इन्वेस्ट करें, खोखा लगाना है खोखे लगवाएं। हमने खोखे लगवाए थे G11 में, सरकार ने तोड़ दिए। ठीक है, खोखे लगाने पे क्या प्रॉब्लम भाई, खोखे क्यों नहीं लगा सकते आप लोग? ठीक है, क्या खोखा मंशा साहब से कोई खराब चीज है? मंशा साहब पैसे बना रहे तो खोखा नहीं बना सकता, एक गरीब आदमी नहीं बना सकता, मैं बना सकता हूं, वो नहीं बना सकता। इसी तरह हम कहते हैं कि टैरिफ्स खत्म करें, लोगों को अंदर बाहर चीजें लाने दें, गाड़ियों का निजाम खत्म करें, लोगों को गाड़ियां बनाने दें अपनी मर्जी की, या EV लाएं या हाइब्रिड लाएं। क्यों जी शायद साहब, मेरा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अब ये पहले भी बात हो चुकी है इन्हीं चीज़ों की, और जो आपने एक्सचेंज रेट की बात की, बात सारी यही कि आप मीशत को खोल देंगे, एक्सचेंज रेट खुद एडजस्ट हो जाएगा, सारी बात ये है। सर अच्छा, बुनियादी तौर पे जवाब दे दें। हाँ जी। एक चीज इस मुल्क के अंदर करने की जरूरत है, वो रूल्स ऑफ द गेम तय करने की जरूरत है। क्या करना है? रूल्स ऑफ द गेम, किसका क्या रोल है? मेरा रोल जर्नलिस्ट का रोल है, मैं पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकता। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं लेटरल एंट्री क्यों इजाजत नहीं देते? मैं CSS नहीं कर सका, नालायक था। अच्छा, मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, मैं CSS करना चाहता हूं, अब मेरे ऊपर क्यों पाबंदी है? ये वो काम है जो करने की जरूरत है। अभी तो हम ये बातें कर रहे हैं साइज ऑफ द गवर्नमेंट कम करें, वो सोच रहे हैं कि बस 60 से 65 साल या 62 साल कर दिया जाए, चूंकि जज साहब भी अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं और जो बड़े घर वाले हैं वो भी अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं। तो ये रूल्स ऑफ द गेम जब तक तय नहीं होंगे, सारी बातें। सर जी सर, जनाब सवाल जी बोलिए। जी तलत अनवर जी बोलिए जी बोलिए। जी थैंक यू वेरी मच। IMF के प्रोग्राम ये 24वां है जो टाइटल है, और अक्सर एक सवाल आता है कि जी हमने कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया, और अगर मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता तो क्या होता? सवाल ये नहीं कि हम प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो इसके IMF प्रोग्राम की जो टिपिकल एक डिमांड मैनेजमेंट अप्रोच है, कंट्रेक्शनल इफेक्ट होते हैं। तो एंड मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान जिन्होंने कंप्लीट किया है, द रिजल्ट इज डेट, रिसेशन एंड पॉवर्टी। एक तो ये इस पर कोई कंसेंसस है, इसमें कोई दो राय नहीं। सेकेंडली, अगर पाकिस्तान ने सिर्फ 2 प्रोग्राम किए हैं, एक तो 9/11 के वक्त में था और एक ये PMLN गवर्नमेंट ने किया, इसमें बड़ी डिस्कशन होती है, क्रेडिट लेती हैं दोनों गवर्नमेंट। मेरे ख्याल में इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है कि ग्रोथ रिवाइव है। ग्रोथ हैज़ बीन रिवाइव बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ द IMF प्रोग्राम। सर ग्रोथ कौन सी रिवाइज हुई है तलत साहब? ये ग्रोथ नहीं तो था। हमारी 2 पे पहुंच गई है। वो जो अशफाक साहब कहते हैं ना कि ग्रोथ रिवाइव हुई ग्रोथ है, कभी रिवाइव नहीं हुई। अच्छा, बात सुने, हाँ। ग्रोथ अयूब के जमाने के बाद ऐसे जा रही है नीचे। 7-8 अयूब के जमाने में बस ग्रोथ थी। अच्छा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ इज बिलो 3 यार, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ इज बिलो। नहीं 7.5 तक गई थी ग्रोथ। तो 2000 बिटवीन 2004 एंड 5 आप देखें तो 7-8% रही है ग्रोथ। आज वो 9/11 इफेक्ट थे, वो IMF प्रोग्राम। अच्छा, सेकंड सवाल पे आ जाएं, पॉइंट, सवाल पे। सेकंड पॉइंट ये कि जो PMLN कहती है कि जी हमने भी एक प्रोग्राम कंप्लीट यार ये पार्टीज को छोड़ दें, आपका सवाल इकोनॉमिक सवाल बताएं। पार्टीज नहीं, गवर्नमेंट कह लें तो इकोनॉमिक्स की बात है कि क्या? उस वक्त भी जो ग्रोथ रिवाइव हुई है एज द रिजल्ट ऑफ द CPEC इनफ्लोज, नॉट बिकॉज ऑफ द IMF प्रोग्राम। तो अदर इनफ्लोज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तलत साहब प्लीज नोट कर लें, यू आर एन इकोनॉमिस्ट। ग्रोथ जो है उसका किसी पॉलिसी से ताल्लुक नहीं। मैं कह के थक गया हूं
इकोनॉमी एक बहुत बड़े क्रूजर की तरह होती, कोई फाइनेंस मिनिस्टर मोड़ नहीं सकता उसे, कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चला सकता। बल्कि पहली चीज ये फाइनेंस मिनिस्टर को बैन कर दे। आईएमएफ ने स्टेट बैंक को कहा है कि इंडिपेंडेंट है, हम तो कहते हैं ग्रोथ कमीशन भी इंडिपेंडेंट करो, फाइनेंस मिनिस्ट्री पॉलिटिक्स निकालें इकोनॉमी से। इकोनॉमी फाइनेंस मिनिस्टर का कोई काम नहीं इकोनॉमी चलाना, वो चुप करके घर बैठे आईएमएफ से बात करे, इकोनॉमी को चलने दे, यही तो बात हो रही, डीरेगुलेट होने दे, खत्म बात। अच्छा जी, लास्ट वर्ड। Sir, I'm from Zabis, Dr. Usman Masood, I'm from Zabis. I wanted to ask कि ये जो IMF tariff escalation का obviously कहेगा कि tariffs को rationalize करें, उनको थोड़ा सा escalate करें according to your costs. तो ये growth को अच्छा खासा stifle करता है और industrial tariff पाकिस्तान में ज़्यादा है residential tariff से, ये पाकिस्तान में, ये बाकी countries में इस तरह नहीं है। तो आप जब ग्रोथ को और इंडस्ट्री को स्टाइफल कर रहे हैं, कंपेटिटिवनेस ही नहीं अचीव होगी, तो एक्सपोर्ट्स ही नहीं अचीव होंगे, तो इम्बैलेंसेस में तो आप जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि टैरिफ इंडस्ट्री का कम किया जाए, ये कह रहे हैं ना सर? बस खत्म होगी बात। बताएं जी, चलें मेहताब साहब बताइए। सर, बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जब तक डीरेगुलेट नहीं होगा और आप प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी जो अभी यहाँ पे बात कर रहे थे। बुनियादी तौर पे इलीट्स के साथ कोई मसला नहीं है दुनिया में, हर जगह मैं अब कहूँ कि सारे जर्नलिस्ट एक जैसे हो जाएं, वो भाई नहीं हो सकता है, ये अननेचुरल है। ये जो कम्युनिज्म वाली और सोशलिज्म वाली अप्रोच है, ये इससे निकले, हम एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें। जिसने डाई डाउन होना है उसको डाई डाउन होने दें, जिसने ग्रो करना है उसको ग्रो करने दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, मेरिटोक्रेसी को लेकर आएँ, अपना बंदा ਤੁਹਾਡਾ बंदा, ये इस अप्रोच को ख़त्म करें। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये सारी ख्वाहिशात हैं और ये ख्वाहिशात जो हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं ख्वाब नहीं देखूंगा तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली उसी से आएगी, और ये पीटीआई वाली तब्दीली नहीं है, ये जहन में रखिएगा। नहीं, वो पहले बात हो चुकी है बड़ी दफ़ा, हुकूमत का हुजूम, हुकूमत का रोल ये, और डीरेगुलेशन, ओपन अप द इकोनॉमी, और ये जितनी देर तक आप ये जो रियासत है उसका रोल दोबारा तयन नहीं करेंगे, ये जो उनको मराद दी हुई है वो ख़त्म नहीं करेंगे, इन जो आपने सनत भी लगाई है उसकी मराद शरात को ख़त्म नहीं करेंगे, सबको ओपन अप करेंगे, यार दे हैव टू कम्पीट इन एन एनवायरनमेंट, तो वो जो मेरिटोक्रेसी की बात हो रही है वो खुद ही आ जाएगी। हुकूमत का हुजूम छोटा करेंगे ना तो वो घूम फिर के आए, और करे ना यार, पार्लियामेंट रेटिफाई करे ना, कि जी आप 4 बंदे कहते हैं कि यार इनको लगाना है, पार्लियामेंट और सेनेट से रेटिफाई करवा लें कि यार ये लोग उस काबिल हैं या नहीं कि उसको इस इदारे में लगाया जाए। तो ये वाली जो बातें हैं, जितनी देर तक हम ओपननेस नहीं आएगी और जितनी देर तक डीरेगुलेशन नहीं आएगी और जितनी देर तक आप कंपेटिटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, दुनिया के सामने खड़े होके कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बात देखें ना, क्रिकेट की वो एक मिसाल देते रहते हैं अपना डॉक्टर नदीमुल हक, क्रिकेट के बारे में सबको ख्याल आ जाता है कि यार ये बैट्समैन होना चाहिए, ये बॉलर होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू कम्पीट ग्लोबली, नेशंस आल्सो हैव टू कम्पीट ग्लोबली। वहाँ पे ये आ जाता है, ये हमारे महल्ले का है, इसके पास 10,000 वोट है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये साड़ी पार्टी का बंदा है, तो वहाँ पर हम भूल जाते हैं कि नेशंस आल्सो हैव टू कम्पीट ग्लोबली। क्रिकेट के केस में सबको याद आ जाता है कि यार ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए जी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। और आप खुदारा शोर मचाएं, आप ही लोग करवा सकते हैं। एक छोटा सा जाते हुए एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, आप जो स्टूडेंट्स अगर हाथ खड़े, कितने लोग हुकूमत की नौकरी ढूंढ रहे हैं? सारे ढूंढ। कितने लोग बाहर भागना चाह रहे हैं? देखो, दैट इज योर आंसर। बहुत शुक्रिया फोक्स, थैंक यू वेरी मच। अब इंशाल्लाह अगली सेशन पे चलते हैं, अभी बड़ी मजेदार सेशन आने वाली है। आइए आइए, थैंक यू।